खमागणी स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आइसोस्टेसी का। ज्योग्राफी ऑप्शनल में जियोमॉर्फोलॉजी का एक ये टॉपिक आता है, आइसोस्टेसी, जिसे हम भू संतुलन भी बोलते हैं। यूपीएससी में काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसोस्टेसी क्या है, एरियन पर्ट का मॉडल क्या है, दोनों में कंपैरिजन, दोनों में डिफरेंस, दोनों का क्रिटिसिज्म क्या है, करंट सिनारियोज के अंदर इनकी जो थ्योरीज हैं वो कितनी वैलिड बैठती हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बट इन जनरल आइसोस्टेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअली क्या है, देखो छोटा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपने ना इस तरह का आइसबर्ग का डायग्राम देखा होगा। जब टाइटेनिक डूबा था तब भी आपको रीज़न पता होगा कि जो शिप में लोग थे, जो मर्चेंट्स थे, दे कुड नॉट आइडेंटिफाई कि उन्हें जो ऊपर छोटा सा आइसबर्ग दिख रहा था वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था नीचे की तरफ, एंड दैट इज़ द वे कि इट गॉट सिंक्ड, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी को हम आइसोस्टेसी बोलते हैं, इसी को हम भू संतुलन बोलते हैं। ऊपर जो आपको दिख रहा है वो इसका 1/9 पार्ट है, ठीक है, और नीचे इसका इतना 8/9 पार्ट है पूरा का पूरा। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मतलब क्या ये आपको टिल्टेड दिखाई दे रहा है? नहीं ना। क्या ये आपको इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है? नहीं ना। जब अगर आप इसे ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा यार, आइसबर्ग का तो इतना ही टुकड़ा है ये, बट अगर वाटर क्लियर है देन यू कैन सी कि नीचे पूरा इसका 8/9 मास है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम भू संतुलन या संतुलन का कॉन्सेप्ट या फिर हम आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आइसबर्ग के अंदर तो हमको ये दिखाई दे दिया है क्योंकि वाटर के अंदर वी कैन सी इट। क्या सिमिलर तरह का कॉन्सेप्ट हमारे जो माउंटेन्स हैं, हमारे जो प्लेट्यूज हैं, हमारी जो लैंड स्ट्रक्चर्स, लैंड फॉर्म्स हैं, क्या वहाँ पे भी होगा? किस तरीके से होता है? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे भी समझ लो कि आपने क्या करा। ओके, चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं, नहीं तो मैं सडनली बहुत लंबे कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगी। तो आइसोस्टेसी क्या होता है? आइसोस्टेसी एक बैलेंस ऑफ स्टेट या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, जिसके अंदर जब जैसे आइसबर्ग का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ऊपर मुझे इसका 1/9 पार्ट दिख रहा है तो सरफेस के नीचे इसका 8/9 तक का पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं रहना चाहिए ताकि ये इसको स्टेबल करे। जैसे कि घर की बात भी हम करते हैं तो घर में हम बहुत स्ट्रॉन्ग नींव बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग गहरी नींवें बनाते हैं, कुछ लोग चौड़ी नींवें बनाते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इतना लंबा स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं उसके अंदर पूरे 1 या 2 बेसमेंट तक की पूरी सॉलिड स्ट्रक्चर नींव डलती हैं, है ना। या फिर आप वैसे भी जनरली देखोगे कि अगर आपको कोई चीज़ किसी सरफेस पे स्टेबल करनी है, अगर आपने उसको सिर्फ सरफेस पे रखा है और अगर आप उसे यहाँ से टिक करोगे तो ये क्या होगी, यहाँ से हिल जाएगी। लेकिन अगर आपने इस जमीन में पूरा इस तरीके से दबा के रखा है और ऊपर इतना छोटा सा निकाल के रखा है तो ये बहुत स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ बैलेंस इसको बोलते हैं। कि अर्थ के जितने भी अपस्टैंडिंग लार्ज लैंडफॉर्म्स हैं उनमें कहीं ना कहीं सब सरफेस के अंदर कुछ एरिया उसका कनेक्टेड या अटैच्ड एरिया रहता है, जिसकी वजह से वो एरिया स्टेबल रहता है। आइसोस्टेसी खुद एक ग्रीक वर्ड से बना है, आइसो एंड स्टेसी। आइसो का मतलब होता है सेम, स्टेसी का मतलब होता है स्टैंड स्टिल। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो ये दिया गया था कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट डेंसिटी के हैं फीचर्स, ठीक है। अब डिफरेंट डेंसिटी के हैं मतलब मुझे जो इतना बड़ा हिमालय दिखाई दे रहा है, मुझे लगभग 8 किलोमीटर का, क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं यहाँ पे ही 8 किलोमीटर का इस तरीके से सिंपल एक ब्लॉक ऑफ माउंटेन मांगू जो सिर्फ सरफेस से अटैच है मेरा, क्या ये स्टेबल रह सकता है? क्या ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस एरिया को टिल्ट नहीं करेगा? मतलब थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगा के भी सोचें तो ये हम भी सोचेंगे कि नहीं यार, कुछ तो होगा जो उसको नीचे के सब सरफेस से बांध के रख रहा होगा, है ना। तो ये जो बांध के रख रहा होगा का जो कॉन्सेप्ट है यही आइसोस्टेसी का है, जो 1859 के अंदर अमेरिकन जियोलॉजिस्ट डटन थे, इन्होंने दिया था। तो डटन ने बहुत सिंपल सी बात बताई थी, उन्होंने बोला कि भाई जो भी अपस्टैंडिंग पार्ट है अर्थ का, जो भी आपको अर्थ का एक खड़ा हुआ स्टैंडिंग पार्ट दिख रहा है, चाहे वो माउंटेन है, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, ओशन बेसिन्स हैं, ये कहीं ना कहीं उनके नीचे उस लैंडफॉर्म के नीचे का जो एरिया है वो एक लाइट रॉक मटेरियल से कंपनसेटेड है, ताकि वो उस क्रिस्टल रिलीफ को एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आइसबर्ग है, ये अपस्टैंडिंग पार्ट है लेकिन ये नीचे एक मटेरियल से
कंपनसेटेड है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आ रहा है, ये इसको मैकेनिकली स्टेबल बना रहा है, यही आइसोस्टेसी का पार्ट है। तो 1859 में इन्होंने ये आइसोस्टेसी का टर्म तो दे दिया था। तो आइसोस्टेसी का टर्म देने से पहले एक फ्रेंच फोटोमेट्रिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले आइसोस्टेसिस की स्टडी करी थी पियरी बोर्गर ने 1735 के अंदर। लेकिन उसके बाद में लगभग 1835 के अंदर जो सर जॉर्ज माउंटेन थे, उन्होंने हिमालयाज का सर्वे किया था, साउथ ऑफ हिमालयाज का सर्वे किया था। तो उनको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली थी, मतलब ये देखो कि कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी कैसे हुई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 1835 में जब सर जॉर्ज एवरेस्ट साउथ ऑफ हिमालय की स्टडी कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे उसकी हाइट के बारे में, उसकी डेंसिटी के बारे में, तो उन्होंने क्या देखा कि यार ये जो एक लेक ऑफ कंपनसेटिंग मास बीनीथ द विजिबल सर्फेसेस हैं, इसका इनको कुछ कुछ आइडिया लगा था। तो इन्होंने क्या किया था, ये वाली चीज समझना, ये समझ जाओगे तो आइसोस्टेसी बहुत क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो इन्होंने क्या किया, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपनी रॉक, अपनी जो कंपास है वो लेके जाते थे, और एक वो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मेजर करते थे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें पता है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास, जहाँ पे जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दो जगह डिसाइड करी, एक तो थी कालिनपुर और एक थी कालियाना। तो कालिनपुर जो है ये प्लेन एरिया के अंदर था, ठीक है, इस प्लेन एरिया के अंदर था, और कालियाना जो है ये हिल एरिया के अंदर था, माउंटेनियस एरिया था। तो यहाँ पे ना आपको तीन कलर दिख रहे होंगे, ब्लू, ग्रीन और रेड। ब्लू वाला है कि हाँ ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये लाइन इस तरीके से तो है ही, दिस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रीन जो है कि हाँ ये मेरा ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन क्यों आया है, डिफरेंट डेंसिटी की वजह से, मतलब मास वहाँ पे कम या ज़्यादा है, इसकी वजह से मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लाइन है वो टिल्ट हुआ है, और ये इनका एक्सपेक्टेड डिफ्लेक्शन था। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो कालिनपुर है यहाँ पे इनको कोई डिफ्लेक्शन मिला नहीं था, ठीक है। इनको यहाँ पे लगा कि हाँ ये इतना सा डिफ्लेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ रहा है, विच मे बी बिकॉज यहाँ पे रॉक की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी, रॉक की डेंसिटी डिफरेंट होगी, इसकी वजह से यहाँ पे शायद ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो प्लेन एरिया की बात हो गई। अब जब ये कालियाना पे गए, यहाँ पे माउंटेन एरिया पे गए, तो उन्होंने क्या सोचा कि अच्छा माउंटेन एरिया है, ज़्यादा मास है, सेम डेंसिटी का होगा, तो यहाँ पे मुझे और भी ज़्यादा ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बट सरप्राइजिंगली इनको यहाँ पे कम डिफ्लेक्शन देखने को मिला, मतलब कि यहाँ पे जो भी रॉक है उसका डेंसिटी, उसका कॉम्पोजिशन कम है, यहाँ पे मास कम है, कि इनको उतना ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, यहाँ पे लेस डे स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये पहला आइडिया था, पहला डिस्कवरी था आइसोस्टेसी का, थ्योरी से हटके ऑब्जर्वेशनल जियोग्राफी के अंदर। तो आइसोस्टेसी को लेके 5 मॉडल्स हैं, एरियन पर्ट का मॉडल, हेफर्ड एंड बॉवी का मॉडल, जॉली एंड होम्स का मॉडल। हम आज सिर्फ एरियन पर्ट का मॉडल करेंगे, कोर्स के अंदर हमने पूरे मॉडल्स पढ़े हैं, बट आज हम सिर्फ एरियन पर्ट का करेंगे। दीज आर वन ऑफ द 2 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ आइसोस्टेसी। अब इस चीज को ध्यान से समझना, एरी और पर्ट के मॉडल में ना बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। तो एरी जो है, इन्होंने सबसे पहले बोला था कि भाई सियाल जो है ना ये सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब इतना हमें पता है, सियाल मतलब क्या हुआ, हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और सीमा क्या हुई, जो हमारी ओशनिक बेसिन है, ओशनिक क्रस्ट। ये जो कॉन्टिनेंटल चीज है वो हमारी ओशन क्रस्ट के ऊपर फ्लोट कर रही है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। सियाल की डेंसिटी कम है, सीमा की डेंसिटी ज़्यादा है, ये चीज़ हमें पता है, हमने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में भी पढ़ा था। तो इन्होंने क्या बोला कि अच्छा जो हिमालय है वो एक, हिमालय क्या है, हिमालय सियाल का पार्ट है, कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो इन्होंने बोला कि हिमालय जो है ये एक डेंसर ग्लासी मैग्मा है, जो सीमा का पार्ट है उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसके ऊपर वो फ्लोटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान देना। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में इन्होंने क्या बोला, जैसे हमने आइसबर्ग का एग्जांपल देखा था कि ऊपर मुझे ये सिर्फ 1/9 पार्ट दिखाई देता है, लेकिन नीचे पूरा मेरा 8/9 पार्ट है, यहाँ पे बिलो दी वाटर, ठीक है। तो ये 1:9 के रेशियो के अंदर आइसबर्ग फ्लोट करता है पानी के अंदर। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बाकी जो हमारे अपस्टैंडिंग पार्ट है लैंडफॉर्म से अर्थ पे, वो भी करते हैं। तो इन्होंने हिमालय के लिए कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हिमालय ऑन दी सरफेस 8848 मीटर की हाइट का है,
तो इसके सरफेस के नीचे, यहाँ से हिमालय 8848 मीटर का है, इसकी सरफेस के नीचे हिमालय की जो हाइट है वो 79632 मीटर, विच इज 9 टाइम्स ऑफ 8848 मीटर होगी। इतनी लंबी हाइट ये सब स्ट्रेटम में, जिसे आज हम एस्थेनोस्फेयर भी बोलते हैं, ये बोला था। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम रूट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। जैसे कि पेड़ की जड़ होती है, पेड़ की जड़ अगर बहुत जड़ स्ट्रांग है, नीचे तक गई हुई है, बहुत लंबी है, तो क्या होता है, वो पेड़ आंधी वांधी में हिलता नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड पेड़ रहता है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि रूट हिमालय कुछ और दिख रहा है, हिमालय की जो रूट है वो उससे 9 गुना नीचे सबस्ट्रेटम एस्थेनोस्फेयर के अंदर मिली हुई है। तो एडी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है बट वेरिंग थिकनेस है। थिकनेस का मतलब क्या हुआ है, थिकनेस का मतलब है कि यहाँ पे इसकी हाइट को हम थिकनेस बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे उन्होंने एक पानी का बीकर लिया और उसके अंदर वुडन डिफरेंट हाइट के डिफरेंट वुडन पीसेस डाल दिए। अब थोड़ी देर में ये वुडन पीसेस जैसे स्टेबल हुआ पानी, ये इस तरीके से अरेंज हो गए। तो उन्होंने क्या बोला कि सारे जो वुडन पीसेस हैं इनका यूनिफॉर्म डेंसिटी है, सब एक ही डेंसिटी के हैं, कुछ अलग नहीं है। लेकिन जिस वुडन की हाइट ज़्यादा है, आप देखोगे कि उसका सबस्ट्रेटम के अंदर जो बैलेंसिंग पार्ट है वो भी उतना ही ज़्यादा है। जिस वुडन की हाइट ऊपर कम है उस वुडन ब्लॉक की हाइट नीचे भी कम है। तो इसको इन्होंने बोला था यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस। अगर हिमालय और प्लेट्यू, लेट्स से कि एक प्लेट्यू है वो 500 मीटर का है, तो उसके नीचे जो है वो 4500 मीटर का एक सबस्ट्रेटम पार्ट उसका अपस्टैंडिंग में रहेगा। लेकिन एक माउंटेन अगर 5000 मीटर का है तो उसके नीचे 45,000 मीटर तक का एक सबस्ट्रेटम पार्ट रहेगा। ठीक है, और दोनों का डेंसिटी क्या है, बराबर है। ये वाली चीज इन्होंने बोली थी। तो इन्होंने एक और एग्जांपल लिया। इन्होंने क्या करा, एरिक का जो मॉडल था, इन्होंने डिफरेंट आयरन के पीसेस लिए। इन्होंने मरकरी जो है उसकी डेंसिटी हाई होती है तो आयरन का पीस डूबता नहीं है, पानी में आप डालोगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन मरकरी के अंदर वो फ्लोट करेगा। तो इन्होंने मरकरी के अंदर उस आयरन के पीसेस को डाला, तो उन्होंने क्या देखा कि आयरन के जो पीसेस हैं वो डिफरेंट डेप्थ पे अपनी सिंक हो गए हैं। जो हाई डेंसिटी है वो यहाँ पे इस तरीके से, ये सब बराबर डेंसिटी के हैं, ठीक है, एरी के मॉडल में सब बराबर डेंसिटी के हैं। तो जो जितनी ऊपर अपस्टैंडिंग हाइट है उसका 9 गुना ज़्यादा यहाँ पे इसकी क्रिस्टल रूट निकली हुई है। जितनी कम उसकी अपस्टैंडिंग हाइट है उतनी ही कम उसकी क्रिस्टल हाइट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसे इन्होंने डेप्थ ऑफ कंपनसेशन का दिया था। सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने पानी में वुडन पीसेस डाल के भी किया था और मरकरी में आयरन के पीसेस डाल के भी किया था। लेकिन एरी का जो मॉडल है वो सक्सेसफुल नहीं था। क्यों नहीं था? सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपने ऑटोमेटिकली सोच ही लिया होगा कि ये बोल रहे हैं अगर हिमालय ऊपर की तरफ 8848 मीटर का है और नीचे अगर आप बोल रहे हो कि लगभग 79,000 मीटर का है, जो लगभग हो गया 79 किलोमीटर का, क्या इतना लंबा, इतनी बड़ी रूट एस्थेनोस्फेयर में पॉसिबल है? नहीं है। आप क्या याद करोगे? आप यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक वाला कॉन्सेप्ट याद करोगे, जिसमें मैंने आपको सब्सिडेंस वाला बताया था। हमने क्या बताया था कि हर 32 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मतलब 79 मीटर पे तो टेम्परेचर इतना हाई रहेगा कि रॉक मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सब्सिडेंस में यही तो होता है। तो कैसे पॉसिबल है कि 79 किलोमीटर पे इतना डाउनवर्ड प्रोजेक्शन के अंदर ये रूट रहेगी? ये तो मेल्ट हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। और दूसरा इन्होंने बताया कि जो भी लैंडफॉर्म है वो इक्वल यूनिफॉर्म डेंसिटी के नहीं होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, रॉक की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरह की रॉक है, सिमिलर यूनिफॉर्म डेंसिटी लैंड मासेस की नहीं होती है। तो एरी का जो मॉडल है वो फेल हो गया था। अब एरी के बाद में पर्ट आए, तो पर्ट ने सिमिलर टाइप का बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया था। तो पर्ट ने क्या बोला, देखो एरी का मॉडल, आप बस ये ध्यान रखना, एरी ने ये बोला था भाई सबकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, इसको ध्यान रखना। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है मतलब ऊपर जितनी हाइट है उससे 9 गुना हाइट ऊपर हो जाएगी, ऊपर ज्यादा हाइट है तो उससे 9 गुना हाइट नीचे की तरफ रहेगी। तो इस तरह के ब्लॉक हमें दिखाई देंगे। अब पर्ट जो आए थे इन्होंने बस ये बोला कि नहीं, सब यूनिफॉर्म डेंसिटी के नहीं है, सब वेरिंग डेंसिटी के हैं। सबका जो डेंसिटी है वो अलग अलग है और अपनी डेंसिटी के हिसाब से वो एडजस्ट होते हैं, लेकिन एक लाइन ऑफ कंपनसेशन बना लेते हैं जिसके ऊपर ही उनकी डेंसिटी मैटर करती है, उसके नीचे इन सब की डेंसिटी बराबर हो जाती है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, रुको अभी समझ में आएगा, एक सेकेंड बस। पर्ट ने एक लेवल ऑफ कंपनसेशन दिया था। ये लेवल ऑफ कंपनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रूल ऑफ कंपनसेशन या लेवल ऑफ कंपनसेशन भी बोलते हैं। इन्होंने बड़ी सिंपल चीज बोली थी कि
यहाँ पे देखो हम वेरिंग डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डेंसिटी है लेकिन उनकी जो डेप्थ है वो बराबर है। अब इन्होंने जो एरी ने मॉडल दिया था वो बिल्कुल उल्टा दे दिया था। एक तो पहली चीज एरी ने क्या बोली थी, भाई ऊपर अगर 1 किलोमीटर है तो नीचे 9 किलोमीटर होगा। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया, उन्होंने बोला ऊपर 1 किलोमीटर हो सकता है, ऊपर 10 किलोमीटर हो सकता है। 1 किलोमीटर वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी, 10 किलोमीटर वाले की डेंसिटी कम होगी, लेकिन नीचे इन दोनों का जो डेंसिटी है वो बिल्कुल बराबर रहेगा लाइन ऑफ कंपनसेशन के ऊपर। तो इन्होंने एरी का बिल्कुल ऑपोजिट मॉडल दे दिया था। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई डेंसिटी जो है वो वेरिंग है लेकिन इनकी जो डेप्थ है वो बराबर रहेगी। और एरी ने क्या बोला था कि इनकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है लेकिन जो थिकनेस है वो डिफरेंट रहेगी। तो बिल्कुल उल्टा बोल दिया था पर्ट ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो जितना बड़ा कॉलम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी और जो जितना छोटा कॉलम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही ये लाइन ऑफ कंपनसेशन पे पहुंचेंगे, इनके नीचे जो जाएंगे वो डेंसिटी बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इसे इन्होंने लॉ ऑफ कंपनसेशन का नाम दिया था। तो इन्होंने भी एग्जाम्पल करा एरी की तरह। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ठीक है भाई मैं भी मरकरी के अंदर डिफरेंट तरह की डेंसिटी के जो ब्लॉक्स हैं वो डालूंगा। तो इन्होंने लेड, आयरन, एंटीनोमी एंड जिंक इन सब के डाले थे। तो इन्होंने क्या देखा कि सारे जो थे इनकी डिफरेंट डेंसिटी है लेकिन ये एक लाइन पे आके इस तरीके से इक्वलाइज हो गए थे, ठीक है। और एरी ने क्या करा था, एरी ने सेम डेंसिटी के डाले थे और वो इस तरीके से ऊपर नीचे थे सेम डेंसिटी के, बट इनका जो नीचे लेवल है वो भी उसी तरीके से इनकी ऊपर हाइट के बराबर नीचे प्रोपोर्शनली डिफरेंस था। लेकिन पर्ट ने अलग बोला, पर्ट ने बोला भाई लाइन ऑफ कंपनसेशन पे आके सब बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली इन्होंने एक पानी के बीकर के अंदर डिफरेंट वुड डाली, जैसे बालसा वुड है इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम होती है, रोज वुड की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ है कि जो जितना लंबा, जिसकी थिकनेस जितनी लंबी है उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी और जिसकी थिकनेस, जिसकी हाइट जितनी कम है उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन एक पॉइंट पे आ गए ये लेवल ऑफ कंपनसेशन क्रिएट कर लेंगे सॉरी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। अब पर्ट का भी क्रिटिसिज्म होगा। पहले तो चीज है इन्होंने लाइन ऑफ कंपनसेशन के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे एक लाइन ऑफ कंपनसेशन बन जाएगा। क्या है, कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, क्या सबके लिए बनेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, कहाँ पे बनेगा, कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी थी। और दूसरी चीज है ये जो बोल रहे थे कि छोटा कॉलम है तो बड़ी डेंसिटी होगी, बड़ा कॉलम है तो कम डेंसिटी होगी, ये इट इज डज नॉट एक्सप्लेन इट लाइक दैट, ठीक है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि आप डेंसिटी को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सको। तो पर्ट का मॉडल भी फेल हो गया है। अब यूपीएससी जो है वो जनरली कंपैरिजन पूछती है एरी एंड पर्ट के बीच में। तो एरी का मॉडल क्या था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे था, 1:9 रेशियो पे था। मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी और वेरिंग थिकनेस है, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन पर्ट ने क्या बोला, लॉ ऑफ कंपनसेशन है भाई, डिफरेंट डेंसिटी होगी लेकिन यूनिफॉर्म डेप्थ होगी, मैं एक लाइन ऑफ कंपनसेशन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। एरी ने बोला था डेंसिटी बराबर होगी, पर्ट ने बोला नहीं, डिफरेंट कॉलम की डेंसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये दोनों का एक कॉन्सेप्ट है, ये एरी का मॉडल है और ये पर्ट का मॉडल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एरी एंड पर्ट का डिफरेंट मॉडल क्या है, आइसोस्टेसिक क्या है। तो अभी बाकी जो मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं, करंट के एप्लीकेशन हैं, वो सब हमने कोर्स में बहुत डिटेल से बात करी है। हम 2025 यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का बेसिक टू एडवांस कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। हम 2024 के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। 2025 को लेके कोर्स के जो भी फीचर्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू विल गेट अ लिंक ऑल्सो। वी आर हैविंग अ वर्कशॉप ऑल्सो ऑन 7th जनवरी, जहाँ पे हम आपके डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके बात करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड स्पेसिफिकली फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, कैसे कवर करना है, मॉक पेपर कैसे करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, डिफरेंट बुक कैसे कवर करनी है, रिविजन कैसे शेड्यूल करना है, टाइम कम है कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, एवरीथिंग वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। 1-to-1 डिस्कशन होगा इसके अंदर। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, नीचे लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आइसोस्टेसी को लेके, या फिर अगर आप को और कोई टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड वी विल टेक इट अप। एंड दैट इज इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। बाय, जय हिंद।